स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम कवर कर रहे हैं पेपर 7 के दूसरे चैप्टर का फोर्थ टॉपिक, जो कि है भारतीय शैक्षिक दार्शनिक गांधी, अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद, उनके सिद्धांत और शिक्षा के उद्देश्य। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर करके चैनल पर डाल चुके हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। एम.के. गांधी को आने वाले समय में मानव जाति के सबसे महान शिक्षक के रूप में जाना जाता है। इसके आध्यात्मिक उत्थान के पैगंबर, एक राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान किसी भी तरह से कम नहीं है। गांधी जी का शैक्षिक दर्शन गतिशील और यथार्थवादी है। शिक्षा पर गांधी जी का दृष्टिकोण वास्तव में समाज के साथ साथ पूरे देश की भलाई के लिए सभ्य था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका विकास शिक्षा पर विश्वास से हुआ। शिक्षा न केवल लोगों को शिक्षित करती है, बल्कि समाज में एक नया बदलाव लाती है। दक्षिण अफ्रीका के उनके अनुभव ने न केवल उन्हें उनका दृष्टिकोण बदल दिया, बल्कि उन्हें पूरी तरह दुनिया की वास्तविक तस्वीर देखने में भी मदद मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के लेखन में व्यक्त किए गए विचार शिक्षा पर गांधीवादी विचारों में मिलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में शरीर, हृदय, दिमाग और आत्मा पर जोर सबसे अधिक दिखाई देता है। गांधी जी ने अनेक ओर से अपार संकटों से ग्रस्त विश्व की वास्तविक स्थिति देखी। एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच अनेक संकट, संघर्ष, नफरत और अविश्वास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। असली कठिनाई यह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार की शिक्षा उत्तम है। हम शिक्षा का मूल्य उसी प्रकार आंकते हैं जैसे हम अपने आसपास या हमारे समाज में पड़ी अन्य वस्तुओं का मूल्य आंकते हैं। यह दृष्टिकोण उस भौतिकवादी भावना को प्रकट करता है। बुनियादी शिक्षा की बुनियाद उपयोगी है, क्योंकि इसका लक्ष्य भारतीय बच्चों को ऐसा कौशल प्रदान करना है जिससे वे कमाने वाले आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी के अनुसार मेरा विचार केवल बच्चों को कोई विशेष पेशा या पेशा सिखाना नहीं है, बल्कि उस पेशे को सिखाकर संपूर्ण मनुष्य का विकास करना है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की सबसे आवश्यक विशेषता यह थी कि स्कूल के हस्तशिल्प को लेकर उसे शैक्षिक पाठ्यक्रम पर थोपने की बजाय इस बात पर जोर दिया जाता था कि शिक्षा हस्तशिल्प से आगे बढ़नी चाहिए। गांधी ने कहा, मेरे सुझाव का मूल यह है कि हस्तकला केवल उत्पादन कार्य के लिए नहीं, बल्कि लोगों की बुद्धि विकसित करने के लिए सिखाई जानी चाहिए। गांधी जी के शिक्षा दर्शन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता शिक्षा के साधन के रूप में चुने गए विकल्प का सहायक पहलू है। सच्ची होने के लिए सभी शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र विकास होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि युवा पीढ़ी में साहस, शक्ति और सदाचार की भावना विकसित हो। शिक्षा का उद्देश्य। गांधी जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं और आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इसके कई लक्ष्य बताए हैं। इन लक्ष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: तत्काल लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य। आजीविका का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाता है, जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। उत्तम विकास का उद्देश्य। गांधी जी ने लिखा, असली शिक्षा वह है जो बच्चों के शरीर, मन और आत्मा को पूर्ण विकास करती है। सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार एक बच्चे को अपने आचरण में अपनी संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि संस्कृति बुनियाद है, प्रारंभिक चीज है जो आपके अमूर्त व्यवहार में प्रकट होनी चाहिए। नैतिक उद्देश्य। गांधी जी ने नैतिकता या चरित्र निर्माण पर अधिक जोर दिया है। वे चरित्र निर्माण को शिक्षा का उचित आधार मानते थे। मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है। उन्होंने मुक्ति का प्रयोग दो अर्थों में किया है: एक वर्तमान
जीवन की सभी प्रकार की गुलामी से मुक्त, और दूसरा मुक्ति का दूसरा भाव व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना और उसकी आत्मा को उच्च जीवन की ओर आगे ले जाना। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक आगे ले जाने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए मार्गदर्शन करना है। शिक्षा के अंतिम उद्देश्य। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक विकास को शिक्षा की गांधीवादी योजना में पूर्ण समर्थन मिलता है। शिक्षा को आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। नैतिक चरित्र का विकास और समय का विकास सभी परम वास्तविकता की प्राप्ति, सीमित अस्तित्व का अनंत में विलय की ओर निर्देशित है। व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य के बीच उत्तम समन्वय। गांधी जी ने अलग अलग समय में शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्य पर समान जोर दिया था। उन्हें दोनों के बीच कोई टकराव नजर नहीं आया। उनके अनुसार यदि व्यक्ति अच्छे होंगे तो समाज भी अच्छा होगा। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के सिद्धांत। साक्षरता शिक्षा नहीं है। गांधी जी के अनुसार साक्षरता शिक्षा नहीं है। शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास है, सभी मानवीय गुणों का विकास। शिक्षा से बच्चे में निहित सभी मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास। शिक्षा को बच्चे के शरीर, हृदय, दिमाग और आत्मा के सामंजस्यपूर्ण विकास पर प्रभाव डालना चाहिए। सभी संकायों का विकास। शिक्षा को उस समुदाय के सामान्य भलाई के अनुसार एक बच्चे की सभी क्षमताओं का विकास करना चाहिए जिसका वह सदस्य है। शिक्षा की शुरुआत के रूप में लाभकारी हस्तकला। एक बच्चे की शिक्षा एक लाभकारी हस्तकला या कौशल से शुरू होनी चाहिए जिसके द्वारा वह अपने भावी जीवन की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। शिक्षा वास्तविक जीवन से संबंधित है। एक बच्चे की शिक्षा उसकी वास्तविक परिस्थितियों और भौतिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए। आत्मनिर्भर शिक्षा। शिक्षा को व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से रूप में चुना गया हस्तशिल्प उद्योग व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सक्रिय शिक्षा। एक बच्चे को अपनी शिक्षा सक्रिय रूप से प्राप्त करनी चाहिए और इसका उपयोग अपने सामाजिक परिवेश को समझने और उस पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए करना चाहिए। श्री अरबिंदो घोष की शैक्षिक दर्शन। श्री अरबिंदो घोष का शैक्षिक दर्शन। भारत के महान शिक्षाविद श्री अरबिंदो 1872 से 1950 ने अपने दर्शन को दिव्य जीवन में प्रतिपादित किया है। वह अपने दर्शन को उपनिषदों के मूल वेदांत पर आधारित करते हैं। श्री अरबिंदो का मानना है कि प्रारंभिक वेदांत जीवन के समग्र या संतुलित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसका तात्पर्य ईश्वर और मनुष्य संसार का स्वस्थ एकीकरण, त्याग और भोग, आत्मा की स्वतंत्रता और प्रकृति की क्रिया, अस्तित्व और बनना, एक और अनेक, विद्या और अविद्या, ज्ञान और कार्य, और जन्म और मुक्ति है। श्री अरबिंदो घोष पूरी तरह से आदर्शवादी थे। उनका आदर्शवादी जीवन दर्शन उपनिषद के वेदांत दर्शन पर आधारित था। उनका कहना है कि हमें अपने देश में जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है वह ऐसी शिक्षा है जो भारतीय आत्मा, आवश्यकता, स्वभाव और संस्कृति के अनुरूप हो, जिसकी हमें तलाश कर रहे हैं। वास्तव में यह केवल अतीत के प्रति वफादार नहीं है बल्कि विकासशील आत्मा के प्रति भी वफादार है। भारत की, उसकी भविष्य की ज़रूरत की, उसके आने वाले आत्मनिर्माण की, महानता की, उसकी शाश्वत आत्मा की। श्री अरबिंदो के शैक्षिक दर्शन का मार्गदर्शक सिद्धांत व्यक्ति को आध्यात्मिक प्राणी के रूप में जागृत करना था। यह बच्चे की जीवन सत्य और आत्मनिपुणता से संबंधित होना चाहिए। यह बच्चे की जीवन सत्य और आत्मनिपुणता से संबंधित होना चाहिए। श्री अरबिंदो ने शिक्षा के 5 पहलुओं शारीरिक शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा, मानसिक शिक्षा और आध्यात्मिक व अतिमानसिक शिक्षा के अनुरूप
मानव स्वभाव का 5 गुना वर्गीकरण किया, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक कार्यों पर नियंत्रण, शारीरिक गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास, शारीरिक सीमाओं पर काबू पाना और शारीरिक चेतना के बारे में जागरूकता शामिल है। श्री अरबिंदो खेलों पर जोर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि ये ऊर्जा को नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक है। समग्र शिक्षा में महत्वपूर्ण शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थी। श्री अरबिंदो ने मनुष्य की महत्वपूर्ण सत्ता को इच्छाओं, संवेदनाओं, भावनाओं, जुनून, इच्छा व प्रतिक्रिया से बनी जीवन प्रकृति कहा। मनुष्य में आत्मा और वह सब जो स्वामित्व और अन्य संबंधित प्रवृत्ति, क्रोध, भय, गति आदि खेलते हैं, प्रकृति के इस क्षेत्र से संबंधित है। मानसिक शिक्षा में अनुभूति, विचार और बुद्धि शामिल थे। मानसिक शिक्षा के संबंध में श्री अरबिंदो का अद्वितीय योगदान यह था कि विचारों को लगातार एक केंद्रीय विचार के आसपास व्यवस्थित किया जाना चाहिए। मानसिक शिक्षा प्रणालियों में श्री अरबिंदो का विशेष योगदान था। एक समग्र व्यक्तित्व की कुंजी मनुष्य की मानसिक प्रकृति की खोज थी। श्री अरबिंदो का शैक्षिक सिद्धांत, इसका उद्देश्य बच्चे की अव्यक्त शक्तियों का विकास, 6 इंद्रियों का प्रशिक्षण, तार्किक क्षमताओं का प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा, स्वतंत्रता के सिद्धांत, नैतिक और धार्मिक शिक्षा और सबसे ऊपर व्यक्ति के आध्यात्मिकरण के लिए प्रशिक्षण है। श्री अरबिंदो शिक्षण के सिद्धांत। कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। सच्चे शिक्षण का पहला सिद्धांत यह है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। शिक्षक कोई प्रशिक्षक या टास्क मास्टर नहीं है, वह एक सहायक और मार्गदर्शक है। शिक्षक का काम सुझाव देना है, न कि छात्र के दिमाग पर थोपना, बल्कि उसे दिमाग ज्ञान के साधन को पूर्ण करने में मदद करना और इस प्रक्रिया में उसे हर तरह से प्रोत्साहित करना है। मन के विकास में उससे परामर्श लेना होगा। दूसरा सिद्धांत यह है कि मन के विकास में उसे परामर्श लेना होगा। बच्चे को माता पिता या शिक्षक द्वारा वांछित आकार में हथौड़ा मारने का विचार एक बर्बर और अज्ञानी अंधविश्वास है। ज्ञात से अज्ञात की ओर करना। शिक्षण का तीसरा सिद्धांत निकट से दूर, ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्य करना है। मनुष्य का स्वभाव उसकी आत्मा के अतीत, उसकी आनुवंशिकता और उसके वातावरण से बनता है। अतीत नींव है, वर्तमान भौतिक है और भविष्य लक्ष्य है। और प्रत्येक को शिक्षा की किसी भी राष्ट्रीय प्रणाली में अपना उचित और स्वाभाविक स्थान मिलना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन। महान कवि टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। बचपन से ही उनमें एक महान व्यक्तित्व के सभी लक्षण प्रकट हो गए थे। इस दर्शन में प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद के 4 मौलिक दर्शनों का योग है। उनका दर्शन सभी चीज़ों के साथ सामंजस्य के माध्यम से पूर्णता का चित्रण है। कुछ को छोड़कर शिक्षा पर उनका कोई विशेष ग्रंथ नहीं था, इसलिए शिक्षा के बारे में उनके विचार उनकी साहित्यिक रचना के माध्यम से प्रकट होते हैं, चाहे वह कविता, नाटक, उपन्यास, लघु कथाएं, निबंध या पत्र हो। चूँकि टैगोर ने अपने समय की शिक्षा को अपर्याप्त पाया, इसलिए उनकी इच्छा थी कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को सुविधाजनक बनाए और इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर व्यक्ति और समाज की पूर्णता हो। एक आदर्शवादी के रूप में उनका मानना था कि मनुष्य को अंतिम सत्य के लिए जीना चाहिए, जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और पूर्ण मूल्यों में विश्वास रखता है। एक अध्यात्मवादी के रूप में उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक मानवतावादी के रूप में उन्होंने मानव जाति के मौलिक एकता में विश्वास रखते हुए मानव भाईचारे का प्रचार किया। उन्होंने टिप्पणी की कि यहाँ तक कि भगवान भी अपने ब्रह्मांड को पूर्ण करने के लिए मनुष्य पर निर्भर करता है। एक प्रकृतिवादी के रूप में वह प्रकृति को एक महान शिक्षक मानते थे। ईश्वर ने स्वयं को प्रकृति के विभिन्न रूपों
रंगों और लय के माध्यम से प्रकट किया। टैगोर का अंतर्राष्ट्रीयवाद, यह विश्व एकता के प्रबल भविष्यवक्ता थे। वह विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं: स्वतंत्रता, प्रकृति और मनुष्य के साथ सक्रिय संचार, रचनात्मक आत्म अभिव्यक्ति। टैगोर का मानना था कि शिक्षा जीवन की धाराओं से अलग होकर 4 दीवारों के भीतर सीमित हो जाती है और कृत्रिम हो जाती थी तथा अपने मूल्य खो देती है। टैगोर स्वयं लगाए गए अनुशासन में विश्वास रखते हैं, जो बाहर से थोपा नहीं जाता बल्कि भीतर से निकाला जाता है। टैगोर शिक्षा में नैतिक मूल्यों और नैतिकता को बहुत महत्व देते थे। पश्चिम के लोगों की बुद्धि को स्वीकार करते हुए अपने नैतिक ज्ञान संपदा को भूल जाना बहुत बड़ी अपमानजनक बात होगी। मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए टैगोर ने माना कि विदेशी भाषा सीखने वाले को स्वतंत्रता और आनंद की जीवित दुनिया से अलग निर्जीव बना देती है। अतः शिक्षा का जीवन और समाज के साथ हस्तक्षेप होना चाहिए। उनके अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रकृति, जीवन और शिक्षक। इन सूत्रों के बीच घनिष्ठ समन्वय एवं सामंजस्य होना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक उद्देश्य: शिक्षा का लक्ष्य बच्चों का शारीरिक विकास करना होना चाहिए। टैगोर का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। शिक्षा को बच्चे को स्वतंत्र प्रयासों और विचारों की आलोचनात्मक परीक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनना चाहिए। शिक्षा को बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सभी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालना होना चाहिए। शिक्षा को शिक्षकों के साथ साथ बच्चों में भी आत्म अनुशासन पैदा करना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। शिक्षा को बच्चों को न केवल प्रभावी किसान, क्लर्क या कारीगर बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, बल्कि उन्हें पूर्ण मनुष्य के रूप में भी विकसित करना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में समाज सेवा की भावना का विकास करना होना चाहिए। विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन: स्वामी विवेकानंद न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि एक शिक्षक, एक महान वेदांत प्रचारक, भारत के देशभक्त पैगंबर भी थे, जिनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था, जिन्होंने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी। आधुनिक भारत के जागरण में उनका योगदान अपने प्रकार और गुणवत्ता में एक आलोचना है। यदि शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के सबसे शक्तिशाली साधन के रूप में देखा जाता है, तो शैक्षिक विचार में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह शिक्षा को मानव के पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। शिक्षा का अर्थ: विवेकानंद ने कहा, वह शिक्षा जो आम जनता को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार होने में मदद नहीं करती, जो चरित्र की ताकत, परोपकार की भावना और शेर के साहस नहीं लेती, क्या वह शिक्षा के लायक है? विचारों का समावेश प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा का विचार एक एकीकृत व्यक्ति का निर्माण करना होगा। शिक्षा का उद्देश्य: स्वामी विवेकानंद के अनुसार समस्त शिक्षा और समस्त प्रशिक्षण का अंतिम उद्देश्य मनुष्य निर्माण है, और वे शिक्षा के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य भी सुझाते हैं। पहला, आत्मविश्वास और आत्मबोध का निर्माण। मनुष्य के पास एक अमर आत्मा है जो अनंत शक्ति का खजाना है। इसलिए मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आत्मविश्वास आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। स्वामी जी के स्वयं के शब्दों में, हम में विश्वास और भगवान में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। सही प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य हमारे दिमाग से अज्ञानता का पर्दा हटाना और हमें यह समझाना होना चाहिए कि हम वास्तव में क्या हैं। चरित्र का निर्माण। चरित्र मनुष्य की प्रवृत्तियों का समुच्चय है, उसके मन की प्रवृत्ति का योग है। हम वही हैं जो
हमें हमारे विचारों ने बनाया है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य हमारे मन की बुरी प्रवृत्तियों को दूर करना होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो, जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। शिक्षा को चरित्र का निर्माण करना चाहिए और हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना चाहिए। व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व वह प्रभाव है जो एक व्यक्ति दूसरे पर बनाता है। मनुष्य का व्यक्तित्व की ही मायने रखता है। विवेकानंद के अनुसार वास्तविक मनुष्य को बनाने में व्यक्तित्व 2/3 और उसकी बुद्धि और शब्द केवल 1/3 होते हैं। सारी शिक्षा और सारे प्रशिक्षण का आदर्श यही मनुष्य निर्माण होना चाहिए। मन की सेवा। शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य मनुष्य में ईश्वर की सेवा करना है। बीमारों, गरीबों, दुखी लोगों, अज्ञानियों और वंचितों में ईश्वर ही है जिनकी हमें पूजा करनी चाहिए। स्वामी जी के स्वयं के शब्दों में, यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो मनुष्य की सेवा करें। उन्हें अपने देशवासियों की अत्यंत गरीबी देखकर दुख होता था। इसलिए वह चाहते थे कि शिक्षा हर किसी को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी प्राथमिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाए। 5वां, सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना। स्वामी विवेकानंद का मानव जाति के प्रति प्रेम कोई भौगोलिक सीमा नहीं जानता था। उन्होंने हमेशा सभी देशों के बीच सद्भाव और अच्छे संबंधों की वकालत की। उन्होंने कहा, शिक्षा के माध्यम से हमें धीरे धीरे अलगाव और असमानता की दीवारों को गिराकर सार्वभौमिक भाईचारे के विचार तक पहुंचना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक जानवर में, चाहे वह कितना भी कमजोर या दुखी, बड़ा या छोटा, एक ही सर्वव्यापी और सर्वज्ञ आत्मा का निवास है। अंतरात्मा में नहीं, अभिव्यक्ति में है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति में इस शक्ति को विकसित करना चाहिए और इसे इस हद तक विस्तारित करना चाहिए कि यह पूरी दुनिया को कवर कर सके। जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखने का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की किसी भी योजना में जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। तभी व्यक्ति को आत्मनिर्भर और देश को समृद्ध बनाना संभव होगा। स्वामी जी ने कहा, केवल महान सिद्धांतों को सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको उन्हें व्यावहारिक क्षेत्र में लागू करना होगा, निरंतर अभ्यास में बदलना होगा। इसलिए उन्होंने कृषि और अन्य व्यावहारिक कलाओं में शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है। शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य यह है कि बच्चा कल को एक निडर और शारीरिक रूप से विकसित नागरिक के रूप में राष्ट्रीय विकास और उन्नति को बढ़ावा देने में सक्षम हो। बच्चे के मानसिक विकास पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कामना की कि शिक्षा बच्चे को दूसरे पर परजीवी बनने के बजाय आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाए। 8वां, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी राष्ट्र की महानता न केवल उसके संसदीय संस्थाओं और गतिविधियों से मापी जाती है, बल्कि उसके नागरिकों की महानता से भी मापी जाती है। लेकिन नागरिकों की महानता उनके नैतिक और आध्यात्मिक विकास से ही संभव है, जिसे शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। 9, अनेकता में एकता की खोज का उद्देश्य। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य व्यक्तियों में अंतर्दृष्टि विकसित करना है ताकि वे विविधता में एक की खोज और एहसास कर सकें। स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा है कि भौतिक और आध्यात्मिक संसार एक है। उनकी विशिष्टता एक भ्रम, माया है। शिक्षा को इस भावना का विकास करना चाहिए जो विविधता में एकता को खोजे। धार्मिक विकास का उद्देश्य। स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर निहित धार्मिक बीज को खोजने और विकसित करने में सक्षम होना चाहिए और इस प्रकार पूर्ण सत्य या वास्तविकता को खोजना चाहिए।
इसलिए उन्होंने भावनाओं और भावनाओं के प्रशिक्षण की वकालत की ताकि पूरा जीवन शुद्ध और उदात्त हो जाए। तभी व्यक्ति में महान संतों और उद्धारकों की शिक्षाओं और उपदेशों के प्रति आज्ञाकारिता, समाज सेवा और समर्पण की क्षमता विकसित होगी। शिक्षा को इस विकास को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा में शिक्षक और छात्र की भूमिका। स्वामी विवेकानंद के अनुसार त्याग की भावना रखने वाला, अपने आदर्श उदाहरण से बच्चों को प्रभावित करने वाला, अपने विद्यार्थियों से प्रेम करने वाला, उनकी कठिनाइयों पर सहानुभूति रखने वाला, उनकी आवश्यकताओं, योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा देने वाला और उनके आध्यात्मिक विकास में योगदान देने वाला व्यक्ति ही अच्छा हो सकता है। अध्यापक। विद्यार्थी में सीखने के प्रति रुझान और उत्सुकता होनी चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे अपने गुरु के बताए आदर्शों पर चलना चाहिए। विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। ज्ञान व्यक्ति के भीतर रहता है। ज्ञान व्यक्ति के भीतर ही निहित होता है। व्यक्ति इस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव करके प्राप्त करता है। पूर्णता हर किसी में निहित है। शिक्षा का कार्य एक व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाना है। अतः शिक्षा सभी को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बच्चा अपना विकास स्वयं करता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह सोचना गलत है कि हम बच्चे के विकास को बढ़ावा देते हैं। वस्तुतः वह अपना विकास स्वयं ही आगे बढ़ाता है। वह कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार विकास करता है। समय आने पर यह सच्चाई भी सबको पता चल जाएगी। क्या आपको लगता है कि आप एक बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं? बच्चा स्वयं शिक्षित होगा। आपका काम उसे आवश्यक अवसर प्रदान करना है, उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। वह स्वयं ही अपने आप को शिक्षित करेगा। पौधा अपने आप उगता है। क्या माली उसे उगाता है? वह तो बस उसे आवश्यक वातावरण उपलब्ध कराता है। पौधा ही अपना विकास स्वयं करता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद स्व शिक्षा के सिद्धांत की वकालत करते हैं। बच्चे की प्रकृति और ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा। शिक्षा की उपयोगी बनने के लिए वह बालक की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। यह शिक्षक या माता पिता नहीं है जो उसकी ज़रूरतें और स्वभाव निर्धारित करेंगे। उनकी शिक्षा इन्हीं प्रवृत्तियों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की आत्मा में ईश्वर का दर्शन करना होगा। प्रत्येक बच्चे को ईश्वर का स्वरूप मानना चाहिए। वास्तव में हमें भगवान की सेवा करनी है, इसलिए हमें एक एक बच्चे की सेवा करनी है। एकाग्रता की क्षमता ही शिक्षा का सार है। ज्ञान प्राप्ति के लिए एकाग्रता या ध्यान अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सफलता के लिए भी यह शक्ति बहुत सहायक होती है। हर किसी में एकाग्रता की शक्ति एक जैसी नहीं होती। इस शक्ति की सहायता से व्यक्ति उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयोग हेतु मन में ही व्यवस्थित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचार। पाठ्यक्रम। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति एवं विकास है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने भौतिक समृद्धि और भौतिक खुशहाली की वकालत नहीं की। उन्होंने पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों और गतिविधियों को शामिल करने की भावनापूर्वक वकालत की है जो आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। आध्यात्मिक पूर्णता के लिए स्वामी जी ने धार्मिक दर्शन, उपनिषद, संत की संगति और उनके उपदेशों का विधान किया, और भौतिक उन्नति और समृद्धि के लिए उन्होंने भाषा, भूगोल विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, कला, कृषि, औद्योगिक और तकनीकी विषयों को एक साथ सुझाया। खेलकूद और अन्य शारीरिक व्यायाम। शिक्षा के तरीके। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षण की वही प्राचीन आध्यात्मिक पद्धतियाँ निर्धारित की जिनमें गुरु और उनके शिष्य एक परिवार की तरह निकट सहयोग में रहते थे। उन धार्मिक एवं आध्यात्मिक पद्धतियों की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार थी। योगाभ्यास द्वारा क्षणभंगुर मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करना, एकाग्रता एवं गहन ध्यान द्वारा मन का विकास करना, व्याख्यान, चर्चा, स्व अनुभव और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना, बुद्धिमान एवं स्पष्ट
समझ वाले शिक्षक के गुणों एवं चरित्र का अनुकरण करना, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चे को सही रास्ते पर ले जाना। विवेकानंद के विचारों के प्रमुख निहितार्थ। विवेकानंद के शैक्षिक विचार 3 प्रमुख कारकों से प्रभावित हुए हैं। पहला, अपने स्वामी के प्रति प्रेम। दूसरा, राष्ट्र के प्रति प्रेम। और तीसरा, व्यक्तिगत विश्वास। आधुनिक शिक्षा के आधार। विवेकानंद ने महसूस किया कि दुनिया भर में आधुनिक शिक्षा ने अब तक शिक्षा के करने के लिए सीखने के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है, न कि होने के लिए सीखने के पहलू पर। उनका कहना है कि शिक्षा को मानव मस्तिष्क की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका शिक्षा दर्शन नैतिकता और नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। वह भारत की आम जनता को संश्लेषण, सहिष्णुता और सार्वभौमिक सद्भाव के आदर्श सिखाना चाहते थे। उनका दर्शन आत्मा और पदार्थ के दावों को समान महत्व देता है। उनके लिए विविधता उतनी ही वास्तविक है जितनी एकता। पदार्थ तो केवल छिपी हुई आत्मा है। इस प्रकार वह आत्मा और पदार्थ के दावों को समेटते हुए एक आध्यात्मिक संश्लेषण बनाता है और इसे अपनी शिक्षा दर्शन के प्रमुख आधारों में से एक बनाता है। शिक्षा में योग का महत्व। विवेकानंद सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एकाग्रता और ध्यान पर अधिकतम जोर देना चाहते हैं। योग के अभ्यास में जैसे ही सामान्य शिक्षा के अभ्यास में होता है, 5 तत्व आवश्यक रूप से शामिल होते हैं। शिक्षक, सिखाया गया, उद्देश्य, विषय और विधि। वह इस तथ्य से आश्वस्त है कि सारा ज्ञान मानव मस्तिष्क में है और इससे एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास करके अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान का प्रसारण। विवेकानंद के लिए सभी शिक्षाओं का तात्पर्य देना और लेना है। शिक्षक देता है और छात्र प्राप्त करता है। यहाँ उन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया है। शिक्षक को छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और उनमें वैज्ञानिक स्वभाव, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और नागरिक जिम्मेदारी विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। गतिविधि के माध्यम से सीखना। विवेकानंद ने कई आधुनिक विचारकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि गतिविधि के माध्यम से सीखना शिक्षा की किसी भी योजना का मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। वह भारतीय स्कूलों और कॉलेजों में नृत्य, नाटक आदि हर गतिविधि चाहते थे। छात्रों को समाज के व्यापक हितों की खातिर व्यक्तिगत और स्वार्थी हितों का त्याग करना सीखने में सक्षम बनाने के लिए इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिताओं की भी आवश्यकता है। भारत में नारीत्व का आदर्श। विवेकानंद ने सुझाव दिया कि शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं को महत्वाकांक्षी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने की जोरदार अपील की। उनका मानना था कि यह भारत के प्राचीन आदर्श के बहुत विपरीत है कि महिलाओं को आत्म विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते। आधुनिक शिक्षा में स्वामी विवेकानंद विचारों की प्रासंगिकता। मूल्यपरक शिक्षा। यहाँ शिक्षा की कल्पना व्यापक अर्थ में की गई है। समाज में हर चीज़ एक शिक्षा भूमिका निभाती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली संस्कृति का हिस्सा और प्रणाली में मूल्य अनिवार्य रूप से संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं। शिक्षा को मानव प्रेरणाओं का उपयोग करने के एक साधन के रूप में देखा जाता है और परिणाम के स्वरूप में यह कुछ हद तक व्यवहार संशोधन की एक विधि बन जाती है। शिक्षा सामाजिक मूल्यों को बदलने के बजाय संरक्षित करती है। शिक्षा को समाज के मौजूदा सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करते हुए देखा जाता है। शांति शिक्षा। शांति के लिए रचनात्मक शिक्षा का उद्देश्य मानवता में सुधार करना होना चाहिए ताकि मानव व्यक्तित्व के आंतरिक विकास को अनुमति दी जा सके और मानव जाति के मिशन और सामाजिक जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अधिक जागरूक
दृष्टि विकसित की जा सके। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी जोरदार ढंग से कहा था, आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो मानव जाति को वर्तमान संकट से बचाने में सक्षम हो। ऐसी शिक्षा में मनुष्य का आध्यात्मिक विकास और एक व्यक्ति के रूप में उसके मूल्य में वृद्धि और युवाओं को उस समय को समझने के लिए तैयार करना शामिल है जिसमें वे रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा को शिक्षा प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। इसे व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित माना जाता है और इसका चरित्र अंतः विषय हो सकता है। इसका उद्देश्य मूल्यों की भावना का निर्माण करना, सार्वजनिक कल्याण में योगदान देना और मानव प्रजाति के अस्तित्व की चिंता करना होना चाहिए। इसलिए इसके बल को मुख्य रूप से शिक्षार्थियों की पहल कार्यवाही में उनकी भागीदारी को अलग रखना चाहिए और इसे चिंता के तत्काल और भविष्य के विषय द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा उन्हें संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उस वातावरण का प्रबंधन करने में सक्षम बनाती है जिसमें वे रहते हैं। नागरिकता शिक्षा। नागरिकता शिक्षा की अवधारणा का लक्ष्य भावी नागरिकों को एक नागरिक समाज के ढांचे में ढालना होना चाहिए, जहां नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, लोकतांत्रिक आदर्शों का सम्मान करे और साझा जिम्मेदारी के साथ एक कल्याणकारी समाज के लिए काम करे। लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए शिक्षा प्रथाओं और गतिविधियों का एक समूह है जिसका उद्देश्य युवा लोगों और वयस्कों को समाज में अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को संभालने और प्रयोग करके लोकतांत्रिक जीवन के में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित करना है। समसामयिक विचारों के आलोक में देखें तो विवेकानंद वास्तव में 40 वर्ष से भी कम जीवन काल में अपनी मातृभूमि को सभी प्रकार के सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए अद्यतन करने वाले एक युगांतर थे। संतुलन और संश्लेषण विवेकानंद के आदर्श वाक्य थे। उनके व्यक्तित्व में चिंतन और कर्तव्य परायणता एकाकार थी। उन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक गिरावट की गहराई से जांच की और सभी सामाजिक असमानताओं को मिटाने के लिए एक व्यावहारिक सूत्र निर्धारित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार आधुनिक भारत का जागरण और मुक्ति सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे की प्राप्ति का एक मंच था। उन्होंने अपने साथी भाइयों को सर्वोच्च निर्भयता और शक्ति का एक गतिशील सुसमाचार दिया। उन्होंने भारतीय समाज के उच्च वर्गों के अहंकार और परिष्कार की निर्दयतापूर्वक निंदा की। वह भारतीय इतिहास की समाजशास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करने वाले भारत के महान विचारकों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद वास्तव में हर समय के महानतम सिंथेसाइजर थे। वह राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षा को पुनः दिशा देकर समाज की बुराइयों को दूर करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने इस परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक सशक्त हथियार के रूप में महत्व दिया। एक शिक्षाविद के रूप में वह निरपेक्ष मूल्यों में विश्वास करते हैं, जिन्हें शिक्षा की एक अच्छी प्रणाली द्वारा महसूस किया जाना चाहिए। शिक्षा जीवन की तैयारी होनी चाहिए। इससे राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय समझ की भावना विकसित होनी चाहिए। इससे चरित्र का विकास होना चाहिए और व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आज सांस्कृतिक नैतिकता एवं मानकों का हास्य हो रहा है। इस भावनात्मक, नैतिक और सांस्कृतिक पतन का प्रतिकार करना समय की सर्वोच्च आवश्यकता है। केवल एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया ही स्वस्थ राजनीतिक और सामाजिक जीवन ला सकती है। स्वामी विवेकानंद इसके पक्षधर हैं और उनका संदेश सार्वकालिक है। तो इसी के साथ हमारा 4th टॉपिक ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद।